80 से ज़ायद लोग वहाँ झुलस के मर गए। सिर्फ ये झुलसे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है भाई, वो बॉडीज़ नहीं है। बॉडीज़ वही थी जो शुरू में 6 मिली थी। कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं मिली, हड्डियाँ मिली है, वो भी जली हुई, बहुत बुरे तरीके से टूटी हुई। 20 के करीब जो लोग हैं वो ही पॉसिबल हो सके कि डीएनए के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। इसकी अपनी कहानी क्या है तुमने नहीं पता। मैं चाहती हूँ, मेरे को बोलती है जा तू देख कर मेरा बच्चा। सर सुना है कि अस्पताल के अंदर ये हालात थे कि वहाँ जैसे एक पहाड़ियाँ बनी होती हैं हड्डियों की। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि दांत जो थे, दांत भी जो मिल रहे हैं वो भी टूटे हुए मिल रहे हैं। ये आग इतनी देर तक जलती रही क्योंकि रेस्क्यू वर्क जो होता है या आपका काम का तरीक़ेकार जो होता है उतना डिले था और इतना जो है आप कहेंगे उसमें प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो जलते ही गए, जलते ही गए, जलते ही गए कि उनमें से कुछ नहीं बचा। अगर थोड़ा और डिले करते तो शायद जो मिली है वो भी ना मिली। बेसिकली आपको कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो करना था ना, तो आपने एंटी मॉर्टम टेक्नोलॉजी यूज़ की। फराज साहब की फैमिली ने कहा कि फराज मिसिंग है। अब गुल प्लाजा में वो पूछेंगे फराज, अच्छा फराज का पूरा नाम क्या है, के बाल कैसे थे, इसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, इसने घड़ी अगर कोई पहनी हुई थी कौन सी घड़ी पहनी हुई थी। 3 पेज का एक परफॉर्मा होता है जो आपको फिल करना पड़ता है। अब जैसे मिसबा थी, मिसबा की जो शनाख्त हुई वो ही गले में पहने हुए लॉकेट से, और परफॉर्मे में वो लॉकेट था। एक छोटी सी आग थी और इतनी बड़ी हो गई, उसके बाद वो एक वाकया साहने में बदल गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जो आग को डिटेक्ट करे वो कौन है, वो है बेसिकली स्मोक डिटेक्टर्स। वो आपको ये भी बताएगा कि आग बिल्डिंग के कौन से फ्लोर के कौन से रूम में कौन से हिस्से पे लगी है। इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए क्योंकि जब आग लगती है इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर सप्लाई वो ख़त्म हो जाती है। एक एटलीस्ट फायर ट्रेंड ऑफिसर होना चाहिए। आपके पास वहाँ का जो स्टाफ होना चाहिए वो ट्रेन होना चाहिए। ये जो अभी रिपोर्ट आई है उसको इतना खुफिया क्यों रखा गया है, और उसके साथ साथ एफआईआर हुई है सोना सरकार की मुद्दईयत में, उसको भी इन्होंने पैक करके रख दिया है। 12 दिन बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, 12 दिन बाद। वो आग इस तरह फैल गई, वो कंट्रोल नहीं हो सकी, पानी का शॉर्टेज हो गई थी, ट्रैफिक की वजह से हो गई थी, दीवारें नहीं तोड़ी, यूं नहीं कर। ये उस रिपोर्ट में कुछ था क्या? इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, पूछा 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 करके लिख दिया बस। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बारे में, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे कि गुल प्लाजा में आग लग गई, लोग मर गए। आज हम बात करेंगे टेक्निकल कि आग कैसे लगी और उसके बाद आग क्यों नहीं बुझाई गई, और जो लवाहिकीन बाहर खड़े हुए थे अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे उनको किस हालत में डेड बॉडीज मिली, कि वो पूरी डेड बॉडीज भी थी या क्या दिया गया। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर एक छोटी सी आग थी और इतनी बड़ी हो गई, उसके बाद वो एक वाकया साहने में बदल गया। सर ये मामला है क्या? देखिए बड़ा, सबसे पहले तो आग हमेशा छोटी ही होती है, बड़ी कभी नहीं होती है आमतौर पर। लेकिन अगर उसको टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, तो वो कभी भी बड़ी आग या कभी बड़ा सानिया नहीं बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में हमने यही देखा, चाहे वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का फायर हो या आरजे मॉल हो या काशिफ सेंटर हो या फिर हम अब गुल प्लाजा की बात करें, तो आग किसी एक पोर्शन में लगती है और वो फैलती चले जाती है और फैलते फैलते वो पूरी बिल्डिंग को राख कर देती है और लोगों को भी जला के राख कर देती है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि भाई आग फैलती क्यों है ना। तो उसकी जो सबसे एक मेन रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हमारे पास अगर जैसे अभी सर्वे भी हुए, उससे पहले भी सर्वे हुए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं होता, और अगर वो होता भी है तो वो प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होता। अगर आप ये देखते हैं कि आम तौर पे जब ये ज़्यादा शोर होता है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ा-सा मीडिया में भी हाइप क्रिएट हो जाती है, गवर्नमेंट भी जो है वो उसमें एक्शन लेना शुरू करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि जी वो
फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लगे हुए होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, हम देखते हैं अच्छा ये लगे हुए फायर सेफ्टी सिस्टम हो गया। तो बेसिकली ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम का एक पार्ट है, एक छोटी सी एक चीज़ है। सिस्टम बहुत बड़ा है। अच्छा, उसमें जो सबसे पहले अगर ये बात ये आपने ठीक है, ये आपने ये लगा दिया, उसके बाद फिर आपके पास इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो या तो आग की वजह से खुद से शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर सप्लाई वो ख़त्म हो जाती है, या फिर इन केसेस में जैसे गुल प्लाजा में भी हुआ कि आग इन वायरिंग्स की वजह से बहुत तेज़ी से फैलती है, तो उनको या तो खुद बंद कर दिया जाता है या फिर जो आपकी पावर सप्लाई कंपनी है वो उसको बंद कर देती है, ताकि आग मज़ीद ना फैले या उससे करंट या दीगर वो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मज़ीद अमवात का ख़तरा हो या ख़दशा हो। तो एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरा ये है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जो आग को डिटेक्ट करे। वो कौन है? वो है बेसिकली स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स जो अब आ रहे हैं, अब जदीद आ रहे हैं अभी, जैसे आरजे मॉल की मैं मिसाल दूंगा आपको कि आरजे मॉल में अब जो स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जा रहे हैं उस सानिए के बाद वो एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आरजे मॉल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो नहीं है जो उस वक्त ही, अब जो नई आई वो बेसिकली वो एक्सपीरियंस कर चुके। तो उन्होंने चाइना से जो है वो स्मोक डिटेक्टर्स जो है वो मंगवाए। उन स्मोक डिटेक्टर्स का बेसिकली काम सिर्फ ये नहीं है कि वो स्मोक को डिटेक्ट करेगा अब और फिर उसके बाद फायर अलार्म होगा या हूटर्स होंगे। बेसिकली वो आपको ये भी बताएगा कि आग बिल्डिंग के कौन से फ्लोर के कौन से रूम में कौन से हिस्से पे लगी है। उसके लिए आपको उसके साथ साथ प्रॉपर एक कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा। उस कंट्रोल रूम को 24 आवर्स सर्विलेंस उसकी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने स्मोक डिटेक्टर भी लगा दिए लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल रूम नहीं है या आपके पास कोई सर्विलेंस का सिस्टम नहीं है तो वो स्मोक डिटेक्टर भी किसी काम के नहीं है। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अगर वो उसको आप पूरा तरीके से अगर फॉलो करेंगे, सारी जो उसकी एसओपी होती है, तो वो तब जाके काम करेगा। तो स्मोक डिटेक्टर्स लगाने का मकसद ये नहीं है कि आपने स्मोक डिटेक्टर्स लगा दिए, जैसे अब बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर हम ये देखते हैं। अब आरजे की ही मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि इस वो फायर टैंक थे वहाँ पर मौजूद जब आग लगी, लेकिन फायर टैंक ऑपरेशनल नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई करता ही नहीं है, सब ऐसे ही छोड़ देते हैं काम को, बस ये जी बनाया छोड़ दिया, उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें एक जो है वो आपको एक पंप लगाना था और उसके जो नोजल्स थे वो उसकी कनेक्टिविटी का काम था। एक छोटे से काम थे बस, वो करने थे आपको, लेकिन उन्होंने नहीं किए उसमें। ठीक है, यहाँ पर भी गुल प्लाजा में भी ऐसा ही था कि वहाँ पर ना कोई आपके पास पंप था, ना आपके पास कोई ऐसे जो होजी पाइप का सिलसिला टैंक होता है। मौजूद थे? सही है, टैंक तो फिर भी शायद यहाँ पर मौजूद था, लेकिन उस टैंक का पानी आप लेते कैसे? क्योंकि वो जो पंप काम करता है ना, वो बेसिकली पंप ऐसा होता है कि अगर वो लाइट ना भी उसको मिले तो वो उसके पास बैकअप इतना होता है कि वो काम करता है उस दौरान। क्योंकि आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप इमरजेंसी की सूरत में, और इमरजेंसी की सूरत में हर सूरत में पावर सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी। तो आपको इसीलिए वहाँ पर इमरजेंसी लाइट्स हर फ्लोर पे, हर जगह पे जो जितनी बिल्डिंग्स है उसको कवर करना पड़ता है उस एरिया को इमरजेंसी लाइट्स की सूरत में, कि जब पावर सप्लाई कितना मेन काम कर रही है कि हर जगह आपको इमरजेंसी लाइट्स की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे गुल प्लाजा की मिसाल है कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लाइट चले गई। अब बात यही हो रही है कि जब लाइट गई तो लोग बेचारे ट्रैप हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आम आदमी जो जा रहा है गुल प्लाजा पे, तो उसको तो नहीं पता ना यार इमरजेंसी एग्जिट रास्ते कहाँ पर है, कौन सी सीढ़ियाँ हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से नहीं निकलना। और उस सूरत में जब इतनी आग हो, उस आग की हीट हो, हीट के साथ जो है वो स्मोक्स हो, और फिर आपके साथ उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो किया अंधेरे ने। तो जब इतनी ये सारी सिचुएशन होगी तो कैसे लोग निकल सकते थे वहाँ से? तो एटलीस्ट उस सूरत में आपको वहाँ पर जो है इमरजेंसी लाइट्स जो है वो लगानी पड़ती हैं। यूवी लाइट्स लगानी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे जैसे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं कि जो अंधेरा हो या स्मोक्स हो तो वो यूवी लाइट जो है वो जलेगी और वो दिखाएगी आपको जगह को। तो यूवी लाइट्स का होना ज़रूरी होता है।
और इसी तरह जो है वो आपका प्रॉपर एक जो जिंक पाइप का सिलसिला होता है वो कंसील्ड होना चाहिए। वो कंसील्ड भी इसलिए होना चाहिए कि अगर ओपन आप लगाते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा कि आग लगेगी तो वो पाइप जल जाएगा उसके अंदर, तो वो कंसील्ड होना चाहिए। फिर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में अक्सर एक बॉक्स बना हुआ था उन पाइप्स के लिए, जो उनके आगे नोजल वो होते हैं, तो वो जो बॉक्स होते हैं वो भी फायर रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं कि जब आग लगेगी तो इस पाइप को या इसके नोजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वो ये सबसे पहले तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास स्मोक डिटेक्टर्स, जो आपको फायर को डिटेक्ट करेंगे, आपको अलर्ट करेंगे, आपको अलार्म देंगे, और आप उस मौके पे पहुंचेंगे कि आपको ये मालूम है कि 4th फ्लोर के रूम नंबर जो है वो 402 के अंदर आग लगी है, तो आप बजाय इसके कि पैनिक होने के आप 402 रूम में जाएंगे और फायर की जो इंटेंसिटी होगी उसको अपने जहन में रखते हुए, अगर वो फायर छोटी सी चीज़ है तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। अगर आप लगेंगे कि नहीं यार ये इससे भी काम नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर आप वो जो पाइप्स होंगे जो कंसील्ड होंगे और जिनका कनेक्शन डायरेक्ट फायर टैंक से होगा, फायर टैंक जो है वो तकरीबन 2 से 3 लाख गैलन का एटलीस्ट एक एसओपी है जिसमें होना चाहिए कि अगर 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम 2 ढाई 3 घंटे का टाइम होता है कि इतना अगर डिले भी हो, हमारे जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से अगर डिले भी हो जाए, क्योंकि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर के जो रोड्स की कंडीशन है, जो शहर के ट्रैफिक की कंडीशंस है, जो हमारी गाड़ियों की कंडीशंस है, फिर जो रीइंफोर्समेंट में बैकअप पे हाइड्रेंट का सिलसिला है, वहाँ से जो टैंकर आएगा वो सब आएंगे रोड से ही आएंगे ना, कोई हवा से तो कोई भी नहीं आएगा। तो जब तक ये सब रीइंफोर्समेंट आए तब तक आपको वो चीज़ें वहीं से इस्तेमाल करनी है। तो आप जब आग लगी तो आपने सबसे पहले, अच्छा उससे भी पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका ट्रेन होना, सर आपका ये आप सब ट्रेन बातें ठीक होंगे। है, मुझे हाँ। ये बताएं, ये जो आग लगी है गुल प्लाजा में, इंतजामिया ने ये सब चीजें लगवाई हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, कुछ यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ होनी क्या चाहिए और होती क्या है। हमारे पास सही गुल प्लाजा में क्या था? सही है, हमारे पास गुल प्लाजा में यही चीज़ें थी कि बस वो जो गेट्स हैं उनके, सही है, एक देखिए ना प्रॉपर आपके पास एस्केप रूट्स कहलाते हैं, वो एस्केप गेट, फायर एस्केप गेट्स कहलाते हैं, जो उनको हम एंटी एग्जिट्स कहते हैं। हमेशा होना ये चाहिए कि एक गेट आपके जो है वो फायर एस्केप जो है वो फ्रंट पे होगा, एक होगा आपके बैक पर। सिंपल सा रूल है कि अगर आगे आग लगेगी तो तो आप लोग आगे पिछले, से तो हाँ, नहीं जाएंगे, पीछे वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीछे वाली आग लगेगी तो तो आप जो आगे। है वो लोग आगे से निकल जाएंगे। यहाँ पर ये होता है कि कुछ हमने बिल्डिंग्स में ऐसा देखा है कि वो लगी हुई होती हैं जो एस्केप रूट्स होते हैं, या वो एस्केप सीढ़ियाँ जो लगी हुई होती हैं वो बाहर दीवारों के साथ हम देखते हैं वो लगी होती है, लेकिन एक साइड पे लगी होती है, लेकिन अगर आग वहीं पर लगी होगी तो वो निकलेगा कहाँ से, और आग आगे भी फैल चुकी होगी। तो एटलीस्ट ये होता है कि आपको दोनों तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसको जो है वो लगानी पड़ती है ताकि वो वहाँ से निकल जाए। तो बात फिर वहीं आई कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक एटलीस्ट फायर ट्रेंड ऑफिसर होना चाहिए हर बिल्डिंग में हर बिल्डिंग के अंदर, जो मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इमरजेंसी मामलात को देख सके। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या मॉल्स हैं, वहाँ पर आपके पास एक एक तो कम से कम ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो एक्सपर्ट हो इन चीज़ों का, और फिर उसके बाद आपके पास वहाँ का जो स्टाफ होना चाहिए वो ट्रेन होना चाहिए। उनकी जो ये जो ड्रिल वाला सिलसिला था हम कभी देखा करते थे, हुआ करती थी फायर ड्रिल, वो सिलसिला होना चाहिए प्रॉपर मंथली, हर या 2 मंथ्स में जो है वो एक ये ड्रिल का सिलसिला है या उनकी जो ट्रेनिंग का सिलसिला होता है वो होना चाहिए। अच्छा फराज भाई, आपने बड़े तरीके से ये चीज़ डिफाइन की, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि गुल प्लाजा की जो इंतजामिया उसकी जानिब से भी कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं बिल्कुल थे? नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, और शायद ही कोई शायद और नादिर के कराची में कोई ऐसे मॉल या बिल्डिंग्स होंगी जिसमें प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ ना प्रॉपर से मुराद क्या है, मैं यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर होता क्या है। सबसे पहले तो आपके पास एक फायर जो ट्रेन ऑफिसर ऑफिसर होना होना चाहिए चाहिए, जो ऐसी वो इमरजेंसी एटलीस्ट सूरत वो हाल के हो जो अंदर। इस सूरत हाल में उन लोगों को जो ऑलरेडी जिनको आप जो है आपका स्टाफ है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और एटलीस्ट अगर एक शॉप है
तो हर शॉप में से एक एक आदमी जो है वो कम से कम जो है वो उसको थोड़ी थोड़ी आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको कैसे उन हालात में डील करना है, ठीक है। और उसको सुपरवाइज कौन कर रहा होगा उस वक्त वो ऑफिसर कर रहा होगा जो फायर ट्रेंड ऑफिसर होगा, वो उनको डील कर रहा होगा, ठीक है। तो जब इस तरह से मामलात होंगे और आपके पास फिर आप देखें ना कितना आसान हो गया कि आपके पास लोग मौजूद हैं, आपको अभी फर्स्ट जो इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए आप क्या रिलाई करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ करते हैं फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो बस। अब फायर ब्रिगेड घंटों ट्रैफिक में फंस के आ रही है और आके जो है वो काम शुरू कर रही है। टाइम आग को नहीं पता कि फायर ब्रिगेड जो है वो 1 घंटे में एक आएगी। घंटे में आएगी, क्योंकि भाई कराची के रोड टूटे हुए हैं। ऐसे ये ट्रैफिक है सही सर, है, कराची शाम का में टाइम। ट्रैफिक बहुत है, तो वो फायर आग आपका इंतजार नहीं करेगी, वो अपना काम करेगी और वो उतनी ही स्पीड से पहुंचेगी जितना डिले आप पहुंच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लोग ट्रेन है, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए जो आपको आपके पास एक कंट्रोल रूम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, वो आपको बता रहा है कि कौन सी जगह पे कौन सी किधर आग लोकेशन लगी को हुई। पॉइंट कर रहा है। फिर आपके पास अब आई इक्विपमेंट की बारी ना, सही है। इक्विपमेंट आई, इक्विपमेंट में आपने देखा एक्सटिंग्विशर जो है वो वहाँ पर मौजूद है, अगर उससे वो काम हो सकता है ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं हो सकता आपके पास वो और जो कंसील्ड पाइपिंग का जो सिलसिला है आप जो उससे कि फायर टैंक से कनेक्ट है, और फायर टैंक के अंदर इतना पानी है कि वो 2 से 3 घंटे गुजार सकता है। अगर फायर ब्रिगेड 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी आती है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं आग को इतना, वही रोक सकेगा अगर इतना बुझा ना भी यानी पाए। कि आप ये समझ लें कि 65% हम कहते हैं कि अगर एक इसकी मिसाल लें कि अगर वाटर टैंक है 2 से 3 लाख गैलन का, तो 3 लाख गैलन में 65% पानी रिजर्व रहेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो फायर पर्पस के लिए रहेगा, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रहेगा। तो ये एक अंदाजा हो गया आपको पानी कितना होगा कि वो 2-2.5 घंटे आपके निकाल देगा, उससे हो गया। तो अगर आपने ये चीज कर ली ना तो फिर फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है, किसी भी इदारे की जरूरत नहीं है, फिर तो क्योंकि फिर आप इनको एनओसीज कैसे मिल जाते हैं सर? सही इतनी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अब 1200 दुकानें, तो फिर सर इंतजामिया। एनओसी तो अब मैं एक बात करूंगा कि अब आप बात कर रहे हैं गुल प्लाजा की, शहर के दीगर इलाकों की बात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के सामने ही कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी नए नए बन रहे हैं, अभी खड्डे हुए हैं अभी ऑपरेशनल तो। ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। देख लें अगर उनमें ये सारी चीजें हैं या नहीं है। हम यहाँ खड़े होकर सारी बातें कर रहे हैं इसकी, हम यहाँ नहीं देख रहे, और फिर हम बात कर रहे हैं पूरे शहर की। भाई जो साथ में है उसको तो पहले देखो। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत होंगे, लेकिन आपने देखा कि ये सारी चीजें हैं या नहीं है? बस वो सिलेंडर लगा दिए, फायर वो आपने जो है वो अलार्म लगा दिए, बस ये चीजें लगा दी। फायर टैंक है नहीं है, वो प्रॉपर काम कर रहा है, पंपिंग स्टेशन उसमें वो जो पंप है वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उसके नोजल जो है कनेक्ट है नहीं है, क्योंकि जब वो नोजल कनेक्ट होते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। फायर टेंडर आती है, वो नोजल कनेक्ट करता है, बस पानी चलता रहता है। अब मसला ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल गुल प्लाजा में 3 गाड़ी जगह से आग लगी, फ्रंट से, डीसी ऑफिस साइड से, बैक साइड से, 3 फायर टेंडर्स आ गई, एक सेंटर फायर स्टेशन से आ गई जो नियरेस्ट है, एक बोल्डन नियरेस्ट है, एक सदर का है। 3 आ गई, तीनों ने एक जगह पे खड़े हुआ, एक इधर खड़ा हुआ, एक इधर खड़ा हुआ, उसने आग बुझाई। 10 से 15 मिनट लगे उसको मैक्सिमम, सही है, और उसका पानी हो गया खत्म। अब वो कॉल कर रहा है कि जी ये आग तो बढ़ती चली जा रही है, रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, अब गाड़ियाँ भेजें। गाड़ी आ रही है कोरंगी से, नाजमाबाद से, औरंगी से, लांडी से, कोरंगी से। अब मुझे तो बता दें आप, वीकेंड है, ठीक है, 10 बजे का टाइम हो रहा है, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, कोरंगी से अगर गाड़ी निकलेगी तो कब पहुंचेगी इस शहर के इन रोड्स के ऊपर, इस ट्रैफिक के ऊपर जहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है? तो इसमें किसकी गलती है? पहली गलती उसकी है कि उसने फायर टैंक नहीं रखा, या रखा तो उसको प्रॉपर फंक्शनल नहीं करा, ऐसे ही। ठीक है। और दूसरी गलती उसकी है कि जिसने जाने से पहले प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं किया, बाकियों को अलर्ट क्यों नहीं भेजा, ठीक है। और तीसरी गलती ये है कि जब वो आ रहे थे तो उनके लिए हुकूमती सतह पर ऐसा निज़ाम ही मौजूद नहीं था कि वो इमरजेंसी की सूरत पे किसी जगह पर वक्त पे पहुंच सके। इसी तरह वाटर टैंकर भी होता, आपने हाइड्रेंट तो ऑपरेशनल कर दी है, उनको एक्टिव कर दिया, लेकिन आ कहाँ से रहा है? नीपा से। अभी नीपा से आने में भाई, आप नीपा तो वैसे ही, हम तो आम दिनों में नहीं जाते उस रोड पे,
तो जब वहाँ से एक वाटर टैंकर निकलेगा, वो भी उड़ के नहीं आएगा, वो भी इन्हीं रोड से आएगा, इसी ट्रैफिक से आएगा। फिर अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी चीज़ होती है, जब हम इमरजेंसी में निकलते हैं तो इमरजेंसी में आपको ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि यार मैं किसी को एक्सीडेंट ना कर दूं, किसी को हिट ना कर दूं। ये चीज़ भी वो जो ड्राइवर होता है उसके जहन में चल रही होती है कि मुझे इमरजेंसी में पहुंचना तो है, तेज़ भी चलानी है, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मैं किसी को हिट ना कर दूं, क्योंकि फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। सर ये आपने एहतियाती तदाबीर भी बता दी और यहाँ आपने तरीके से बता दिया कि गलती, पहली गलती किसकी, दूसरी गलती किसकी, इसके बाद क्या मामलात हुए। सर अब आ जाते हैं हम लाशों के बारे में। 80 से ज़ायद लोग वहाँ झुलस के मर गए। सिर्फ ये झुलसे हैं, और हकीकत थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो हम इस वाक़ये को सानिया में क्यों बदल रहे हैं, या सानिया का अल्फाज क्यों यूज़ कर अच्छा, रहे हैं। मैं इसमें बताऊं आपको कि जो हम ये कह रहे हैं कि लाशें लाशें, हम उस पहले दिन से ये सुन रहे हैं कि जी बॉडीज रिकवर हो गई, इतनी रिकवर हो गई, इतनी बॉडीज हो गई, इतनी मजीद बॉडीज हो गई। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है, भाई वो बॉडीज नहीं है। ठीक है, बॉडीज वही थी जो शुरू में 6 मिली थी, जो इंटैक्ट थी। उसके बाद फिर एक और बॉडी थी जो कि उसकी समझ लें कि फ़िज़िकल असेसमेंट से जो है वो उस तनवीर नाम का एक बंदा था, उसको फिर उससे आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो लोग थे ना, उसके बाद समझ लें कि वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ, अब आम तौर पे ये कहते हैं ना, हमने ऐसी बहुत सारी जो है वो देखी है बॉडी जो आग में झुलस जाती हैं, और झुलसने के बाद जो है ना, जब आग आप जलाती है ना, तो वो जला के अगर वो 6 फीट का आदमी है ना, तो और वो कोई 70 किलो का आदमी है, तो वो समझ लें कि झुलस के वो 2 ढाई 3 फीट का हो जाता है। वो आग की इंटेंसिटी के ऊपर है कितनी देर जला। ठीक है, और अगर 70 किलो का आदमी तो 5 10 15 20 किलो का हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आग के ऊपर ना, कि कितनी देर, कितना टाइम ड्यूरेशन था उसका जलने का। तो हमें आमतौर पे इस तरह की मिला करती हैं। ठीक है, तो लेकिन और या तो फिर हम ये देखते हैं कि यार किसी का हाथ मिल गया, किसी का पैर मिल डीएनए गया, हो जाएगा किसी का उससे तो। कुछ हो गया, भाई चलो डीएनए मिल जाता है, उससे हो जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। जैसे हमें बल्दिया में बहुत सारी जो है वो बॉडीज मिली, उसमें से कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ही सोख्ता लाशें हो गई थी, जिसको हम कहते हैं, और कुछ ऐसे थे जो पार्ट्स की शक्ल में मिले, किसी का हाथ, किसी का पैर। सही है, उसमें से कुछ ऐसी लाशें भी थीं जो कि वो शनाख्त के काबिल भी नहीं रहीं। ठीक है, आरजे का केस थोड़ा डिफरेंट था। आरजे में कोई भी जल के नहीं मरा था। 11 लोगों की जो है वो हलाकत हुई थी उसमें, जो जहाँ बाग हुए थे, और 11 के 11 लोग जो है वो कोई भी नहीं जल के मरा था। सब, और जितने भी 11 के 11 थे वो सब सफोकेशन से मरे थे। ठीक है, लेकिन गुल प्लाज़ा, अगर हम गुल प्लाज़ा की बात करें तो गुल प्लाज़ा का केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। वही बात डिले होता रहा। आप स्पॉट्स पे जो लोकेशन थी वहाँ पहुँच नहीं सके। आप पानी मार रहे थे इस दीवार पे, और वो उससे पीछे 4 दीवारों के पीछे लोग थे, तो वहाँ तक तो पानी जा ही नहीं रहा था ना। आप इस दीवार पे मार रहे थे जो फ्रंट की वॉल थी। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि वो उसके पीछे 4 दुकानें छोड़ के उसके पीछे दुकान पर थे, तो वहाँ तक तो पानी नहीं जा रहा था, आग नहीं बुझ रही थी। तो लोग अमूमन आम तौर पे जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ख़तरनाक चीज़ होती है, जो आपको हिट करती है, वो होता है स्मोक। वो आपको विदिन सेकंड्स जो है ना, वो आपको बेहोश कर देता है। ठीक है, जब वो बेहोश हो जाता है इंसान, तो बेहोश होने के बाद जो है वो फिर वो वहीं पड़ा रहता है, और फिर आग उसको जलाती रहती है, और जब तक वो आग जलाती खुद जलते रहती है, वो साथ में उसको जलाते रहती है, और आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। वो बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद जो है वो उनको आग ने पकड़ लिया। आग ने पकड़ के थोड़ा जलाया, थोड़े के बाद पूरा जलाया, और पूरा इतना जलाया, इतना जलाया, इतना जलाया कि ना कोई गोश रहा, ना कोई बाल रहा, ना कोई नाक रही, ना कोई आँख रही। सही है, कुछ ना उँगलियाँ रही, ना नेल्स रहे, कुछ भी नहीं रहा। बचा तो बचा सिर्फ़ एक चीज़, वो थी आपकी बोन्स, और बोन्स भी ज़्यादातर वो थीं जो कि ये समझ लें कि बिल्कुल टूटी-फूटी हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत बुरे तरीके से डिग्रेडेड हुई हुई थी, जली हुई थी वो। तो वो इतनी हो चुकी थी कि वो उनको आइडेंटिफ़ाई करना
उनके थ्रू, और डीएनए कराना उनका वो भी नामुमकिन सी बात हो गई थी। और यही वजह है कि अगर हम बात करें अब आप, तो अच्छा, तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा जो चैलेंज जो था वो तो आग बुझाना एक अपना एक बड़ा चैलेंज था। फिर उस आग के अंदर से, उस मलबे के अंदर से आपको जो रिमेन्स थी, हम इनको बॉडीज नहीं कहते, हम इनको ह्यूमन रिमेन्स कहते हैं, ठीक है। तो और उसको साफ लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि सिर्फ हड्डियां या बोन्स, ठीक है, बोन्स मिली हैं भाई, वहाँ से कोई लाश नहीं मिली, कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला, ठीक है, कोई बॉडी नहीं मिली, हड्डियां मिली हैं, वो भी जली हुई, बहुत बुरे तरीके से टूटी हुई, सिर्फ ये मिली है। आम लोगों को अगर समझाया जाए तो वो ये आम लफ्ज़ अल्फाज में ये बात है कि वो सिर्फ हड्डियां मिली हैं भाई, वो भी ठीक है, बुरी हालत में। वो भी बहुत बुरी हालत में, इतनी बुरी हालत में कि डीएनए नहीं हो पाया बहुत लोगों का, बहुत मुश्किल से हो पाया, जिनका भी हो पाया। अगर जो तादाद देखें डीएनए की, तो 20 के करीब जो लोग हैं वो ही पॉसिबल हो सके कि डीएनए के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। बाकियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने एंटीमॉर्टम जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और उसके थ्रू आपने बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आइडेंटिफाई तो आपको करना था ना किसी भी सूरत के अंदर। तो एंटीमॉर्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा आपको। पहले तो आपने 6 बॉडीज़ को जो है वो, क्योंकि इंटैक्ट बॉडीज़ थी, वैसे आइडेंटिफाई हो गई। एक तनवीर आपको सीएनआईसी के थ्रू, वेस के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, इसके थ्रू वैसे फिजिकल उसमें आइडेंटिफाई हो गया। अब प्रॉब्लम था उन रिमेन्स को, उन बोन्स को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर्स जो मेडिको लीगल ऑफिसर से या डीएनए एक्सपर्ट से, ये चैलेंज था बेसिकली उनका। जब आप देख रहे हो कि एक छोटा सा पहाड़, छोटी सी बनी हुई है, और वहाँ पर एक जो है वो, जैसे हम देखते हैं मलबा बड़ा हुआ होता है, वैसे ही वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई हो, इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई हो, जो टूटी हुई भी हो और बुरी तरह जली हुई भी हो, तो आप उस पोजीशन में कैसे करेंगे? वो उन्होंने ऐसे ही किया कि जो शेप और साइज के एतबार से उनको अलग अलग करना शुरू किया। जब उनको अलग अलग करना शुरू किया तो उनके सेट्स बनाना शुरू किए। उनके सेट्स बनाने शुरू करे, उनको भेजा फिर लेबॉर्ट्री कराची यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर फिर वो जो सेट्स गए तो उन्होंने उनके डीएनए करने की कोशिश की, और ये पता चला कि हाँ, ये जो सेट आया है इसमें ये जो बोन्स हमें दी गई हैं सेट के अंदर, इस नंबर जो उनका एमएल नंबर होता है वो डाल के, कि अच्छा भाई ये सेट के अंदर अगर 4 बोन्स दी गई हैं उनको, तो ये 4 बोन्स जो है ये एक ही आदमी की है, एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब एक आदमी की कंफर्म हो गई, तो जो आपके पास रिलेटिव्स के, फैमिली के जो डीएनए सैंपल से फिर आप उनसे क्रॉस चेक करेंगे, तो जिससे क्रॉस चेक हुआ वो उसको दे दिया गया। लेकिन चूंकि बॉडीज इस हद, जो बोन्स थी वो इस हद तक ख़राब हो चुकी थी, ख़राब हालत में थी, तो फिर आप मैक्सिमम लेवल पे जाके 20 के करीब जो लोग थे या रिमेन्स थी या बोन्स थी, उन्हीं को सिर्फ आइडेंटिफाई कर सके। 20 के करीब हम उनको कहेंगे विक्टिम जो थे, उनको आइडेंटिफाई कर सके। अब जो बाकी के लोग हैं, अब ये देखें ना, 20 और +7, वो 27 हो गए। अब टोटल आपके पास जो फिगर्स आ रहे हैं कंफर्म, वो आ रहा है 79 का। अब बाकियों का क्या करें? अब उनको भी तो कुछ ना कुछ करना है। या तो फिर आपके पास सबसे अच्छा ये था कि बहुत सारी थी, छोटे छोटे पैकेट बनाते और डिवाइड करते लोगों में और सबको दे देते शायद ऐसे ही जाके। हुआ है। सही है, आप किसी हद तक कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसमें एक काम ये किया गया कि ताकि खुद को भी तसल्ली हो, आगे लोगों को भी तसल्ली हो, और कहीं ना कहीं काम तो करना है, तो उसमें एंटी मॉर्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब एंटी मॉर्टम टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे काम करती है? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि डीएनए में जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे मैचिंग हुई, तो उसमें एक तो साइज और एक शेप्स होता है। फिर उसमें एक चीज़ होती है कि डीएनए के लिए आपको, भाई आप कहते हैं ना कि हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि डीएनए के लिए एक बाल का टुकड़ा, बाल तो हमारे पास है ही नहीं। आप होस्ट ही ब्लड नहीं था, कुछ सैंपल भी ले नहीं था लें तो सर। ब्लड सैंपल नहीं था, ठीक है। आप नेल्स ले लें तो आपके पास नेल्स नहीं थे, ठीक है। तो क्योंकि नेल्स रिलायबल होते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होते ऐसे केसेस के अंदर, तो वो भी नहीं था आपके पास। फिर आपके पास क्या बची? वही बोन्स बची। जब बोन्स बची तो बोन्स के अंदर भी 3 किस्म की बोन्स है। एक जो है वो फीमर, जिसको हम थाई बोन कहते हैं, ठीक है। एक हील बोन हो गई, और एक हो गए पेल्विस, जो बैक बोन होती है, ठीक है।
तो आम तौर पे इन केसेस के अंदर जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं या डीएनए एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आम तौर पे जो है ना पेल्विस को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, वो करते हैं थाई बोन को या हील बोन को। इससे तो इसके थ्रू जितनी वो कर सके 20 उन्होंने कर ली, और बाकी को उन्होंने बोला भाई माजरत, अब इससे ज़्यादा तो कुछ है उसमें है ही नहीं ना कुछ भी। जिन लोगों ने देखी है ना वो बता सक वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाहर से बैठ के बातें करना बहुत आसान काम है, जो जिसने देखा है ना वही समझ जाएगा, जो कर रहा है वो तो बहुत ही अलग चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ सलाम है उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को जिन्होंने ये काम किया। बहरहाल फिर उसके बाद अब एंटीमोर्टम टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। एंटीमोर्टम टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो करना था ना, तो आपने एंटीमोर्टम टेक्नोलॉजी यूज़ की कहाँ से? जो सीपीएलसी का शनाख्त प्रोजेक्ट है, जो आमतौर पे आप देखते हैं ना कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होती है उनको नादरा के थ्रू उनके पास एक उनका कोऑर्डिनेशन का सिलसिला है, उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो बॉडीज़ होती हैं। यहाँ बॉडी नहीं है, यहाँ पर यही चीज़ है। तो एंटीमोर्टम उन्होंने इस तरह से किया कि एंटीमोर्टम होता क्या है? एंटीमोर्टम बेसिकली ये है कि फराज साहब थे, फराज साहब की फैमिली ने कहा कि फराज मिसिंग है, और फराज जो है वो गुल प्लाजा में था, ठीक है। अब गुल प्लाजा में वो पूछेंगे फराज, अच्छा फराज का पूरा नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, इसकी एज क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसके बाल कैसे थे, इसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, इसने घड़ी अगर कोई पहनी हुई थी कौन सी घड़ी पहनी हुई थी, गले में कोई लॉकेट था वो तो नहीं था, ठीक है। फिर अच्छा इसके कोई एक्सीडेंट, कोई चोट के निशान वो तो नहीं थे, अच्छा कोई हड्डी कोई टूटी हुई तो नहीं थी, कोई रॉड तो नहीं डली हुई थी, नहीं थी। अच्छा जो सारी चीज़ें, ये तकरीबन 3 पेज का एक परफॉर्मा होता है जो आपको फिल करना पड़ता है। इसमें ये सारे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तक कि आपने खाया हुआ क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैच करी। अच्छा इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपने शुरू में रूल आउट कर दी ना, कि भाई फराज के बाल कैसे थे, ठीक है, फराज ने खाया कैसे था, फराज के कपड़े कैसे थे, फराज की चप्पल कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें तो बेकार हो गई इसके अंदर। लेकिन सारे जब से फारिग हो गए। 3 पेज का परफॉर्म है, कहीं ना कहीं तो काम देगा ना। अब जैसे एक मिसबा थी, मिसबा की जो शनाख्त हुई वो ही गले में पहने हुए लॉकेट से, और परफॉर्मे में वो लॉकेट था। तो जब वो रिमेन्स के साथ वो लॉकेट मिला तो पता चला कि यार लॉकेट था, लॉकेट को साफ करा, पूछा लॉकेट कैसा था, उन्होंने बताया लॉकेट ऐसा था। बोला यार ये तो इस रिमेन के साथ ये वाला लॉकेट मिला है। अच्छा फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में ये होता है कि आपने CDR निकाला, CDR के कोऑर्डिनेट्स निकाले कि भाई ये मिसबा यहाँ से जगह, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ गुल प्लाजा में प्रूफ ऑफ प्रेजेंस हो गया कि हाँ यार ये गुल प्लाजा में थी। मौजूद, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखें ना, एक चीज़ को क्रॉस चेक कर रहे हैं, खुद ही क्रॉस चेक कर रहे हैं एक चीज़ को, सिर्फ ये हवाई काम नहीं हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है क्योंकि आपके पास और कोई हल नहीं है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो आपने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई फराज की फैमिली या मिसबा की फैमिली ने ये क्लेम किया, लॉकेट भी मिल गया, फैमिली ने बताया था लॉकेट था और ऐसा लॉकेट था, हाँ भाई लॉकेट भी मिल गया। फिर आपने प्रूफ ऑफ प्रेजेंस को CDR कोऑर्डिनेट से निकाल लिया कि CDR कोऑर्डिनेट्स में ये बताया कि हाँ भाई ये गुल प्लाजा में मौजूदगी आ रही है, इसकी ना प्रेजेंस शो हो रही है, ठीक है। फिर आपने उनसे पूछा कि भाई आखिरी वक्त में आपकी बात हुई होगी, उन्होंने बोला हाँ हमारी बात हुई थी। उसने कहा कि भाई मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ या इस दुकान पे, इस क्रॉकरी की दुकान पे पहुँच गई है, यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपने बोला हाँ यार क्यों, क्योंकि जब बॉडीज निकाली जा रही थी ना, या रिमेन्स निकाली जा रही थी, या जो बोन्स निकाली जा रही थी, तो जो बहुत सारी तो ऐसी थी जो शॉपकीपर से खुद निकाली ना, यानी जो दुकानदार थे या उनके रिलेटिव्स आए वो खुद निकाल के ले गए। तो ये चीज़ें ना मार्क हो रही थी कि यार ये जो फलाना बैग आया है ना, बैग के अंदर डाल के लेके आए, ये फलाने ग्राउंड फ्लोर की फलानी शॉप से लेके आए। तो ये चीज़ एक मार्क हो गई, ये वाला बैग जो है वो वहाँ से आया था। मतलब सर हमारे ये हालात हो गए हैं सुन लेना, इसी तरह जो एक रेस्क्यू वाले थे वो भी ये मार्क करते जा रहे थे कि यार ये जो हमने उठाई है, ये वाली हमने यहाँ से उठाई है, बैग के नंबर डल गया भाई 16 नंबर था। अच्छा ये 16 नंबर बैग जो है वो 2nd फ्लोर की या मेजनाइन फ्लोर की फलानी दुकान से हमें मिली थी। तो अब फिर उसको इससे चेक करेंगे बैठ के कि हाँ यार मिसबा की जो बात हुई, लॉकेट प्रूफ ऑफ प्रेजेंस हो गया, कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक है। अब ये चेक किया कि इसकी बॉडी जो है वो कहाँ से मिली थी, ये भी हो गया, ठीक है। फिर कोई आखिरी बात हुई
कहाँ कहाँ इंटरनेट यूज़ हुआ, इससे भी क्लियर हो गया। आखिरी बात में उसने क्या बताया था, कौन सी जगह थी। फिर आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया हाँ यार मैंने एक ऐसी को देखा था यहाँ पर ना। तो इस सारी चीज़ों का मिला के एक असेसमेंट किया, उस असेसमेंट से मुताबिक आपने बोला कि हाँ यार ये इसका है। 100% अभी भी ये नहीं है। तो आपने इस तरह से करके आपने वो बनाया और बना के वो पैकेट दे दिया कि भाई आप अपनी आखिरी रस्मात जो है वो अदा कर दें बस। सर 1-1 किलो के 2 पैकेट हड्डियों के बना के बस दे ये दिए। आपने कराची ये का ये बना अलमिया दे। हो गया है। हाँ उसको देखें, आप ये भी कर सकते थे ना, आपके पास 2 ऑप्शन थे। या तो ये बनाते कि रैंडमली जो है वो पैकेट बनाते 1-1 किलो के, अस्तगफिरुल्लाह, जो भी होते वो बनाते और वो बना के सबको बांट देते झूठा झूठे के भाई ये तुम्हारा बंदा है, ये तुम्हारा बंदा है, ये तुम्हारा बंदा है। लोग ले लोग बस क्या आता है यार, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए था तसल्ली के लिए, उनको बस दे दो कुछ। अब वो कहाँ से चेक करते फिरेंगे कि ये इसका ही है या नहीं है। ये हड्डी जो दी है भाई डॉक्टर साहब ने या जिसने भी हमें दी है, ये हड्डी या बोन जो है ये फला मेरे ही प्यारे की है या नहीं है, ये कौन चेक करता फिरेगा वहाँ पर। वो तो बोलेगा बस यार इसी पे इक्तफा करो और ताकि ये हमारा एक जो आखिरी आखिरी रस्मात का रस्मात का जो सिलसिला है वो पूरा हो जाए। मतलब कराची वाले इतने लाचार हो चुके हैं कि इतने बेसिकली यही था। आपके पास ऑप्शन था, या तो आप रैंडमली बना के दे देते, सही है, या आप बोलते भाई माजर ये तो सब मिक्स हो गया, इनको एक जगह इज्तिमाई करके ख़त्म कर दो, सही है। सर सुना है अस्पताल के अंदर लेकिन इसमें भी जो है वो एक एफर्ट दिखाई गई एंटीमोर्टम वाली कि भाई चलो भाई डीएनए से नहीं हो सका, डायरेक्ट नहीं हो सका, तो कम से कम कहीं तो तसल्ली दो किसी को, तो वो ये काम हुआ। सर सुना है कि अस्पताल के अंदर ये हालात थे कि वहाँ जैसे एक पहाड़ियाँ बनी होती हैं हड्डियों की। मैंने आपको बताया ना कि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो जा रहे थे तो वो इस तरह से जब गए तो वहाँ पर ऐसी कोई भी वाइबल बोन्स तो वहाँ पर नज़र भी नहीं आ रही थी। वहाँ तो ज़्यादातर वही हड्डियाँ ज़्यादा नज़र आ रही थी, बोन्स थी जो बिल्कुल ही जली कुटी टूटी फूटी। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि दांत जो थे, दांत भी जो मिल रहे हैं वो भी टूटे हुए मिल रहे हैं। भाई देखें, क्योंकि आप किस चीज़ को करते हैं, आप ज़्यादातर जो है ना इन चीज़ों को करते हैं जो कि सस्टेन कर जाए हीट के अंदर ज़्यादातर ना, सही है। आप ये बाल खून वून ये तो ये वो धूम तो सब नाखून वाखून सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे थाई बोन होती है, हील बोन होती है, ये हो गया या दांत हो गया, ये आप काफ़ी हद तक सस्टेन करते हैं, तो इसलिए आप करते हैं। लेकिन ये आग इतनी देर तक जलती रही क्योंकि रेस्क्यू वर्क जो होता है या आपका काम का तरीक़ेकार जो होता है वो इतना इतना डिले था और इतना जो है आप कहेंगे उसको प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो जलते ही गए कि उनमें से कुछ नहीं बचा। अगर थोड़ा और डिले करते तो शायद जो मिली है वो भी ना मिलती, राख बन के निकलती। वो भी नहीं मिलती। अच्छा फराज भाई, ये तो हो गई सूरत हाल जो कराची की ये बेबसी है, कराची की आवाम की बेबसी कह लें कि हमारे हुक्मरान अल्लाह इनको हिदायत दे। आखिरी टॉपिक जो एक सिनेरियो ये था कि मुझे ये बताएं कि ये जो अभी रिपोर्ट आई है उसको इतना खुफिया क्यों रखा गया है, और उसके साथ साथ एफआईआर हुई है सोना सरकार की मुद्दईयत में, उसको भी इन्होंने पैक करके रख दिया है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, अगर ये गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ है, ये किसी के घर का जाती मामला था? ये तो पब्लिक का मामला था ना, आवाम जली है सर। सही है, इसमें आवाम जली है ना। तो जो भी चीज़ रिलेट करती है किसी भी चीज़ से वो डायरेक्ट आवाम से करती है। तो जब आवाम की चीज़ को आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लेके आ रहे हैं, सही है, उसको एक रिपोर्ट की सूरत में लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप उसको फौरी तौर पे पब्लिक करते? आपने एफआईआर की, देर से ही की, चलो एफआईआर की, ठीक है, उसको फ़ौरन सील कर दिया। क्यों भाई? एफआईआर में ऐसा क्या था? ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट उसके अंदर चीज़ें थी या सेंसिटिव चीज़ें थी, ऐसी बातें थी जिसको आपने सील कर दिया? भाई आप उसको फ़ौरन पब्लिक करते, क्यों छुपाया गया? एक हाइप क्रिएट की गई, बेसिकली एक हाइप क्रिएट की गई कि एफआईआर हो गई, बड़ी वो हो गई, इसको सील कर दिया गया। अब रिपोर्टर बजाय इसके कि जो सहाफ़ी हज़रात थे कि वो एफआईआर सामने आती, उसमें 10 चीज़ों को पढ़ने के बाद उसमें जो सवाल जवाब करते, गलतियाँ निकालते आपकी, या वो आपको मशवरा देते, कोई एडवाइस करते, सजेशन देते, आपने उसको सील कर दिया इसलिए कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी।
लोग इसी में कश्मकश में रहेंगे कि भाई 2 4 5 पॉइंट्स दे दो, ये वाली ये कर दिया, इसमें ये था, ये बात डाल दी, लोग इसी में खुशी में ब्रेकिंग में चल रहे हैं कि यार ये चला दो, ये चला दो, ये चला दो, हमारे पास ये आ गए, एफआईआर में ये कर दिया। एफआईआर के ऊपर सवाल ही नहीं उठा कोई, एफआईआर के पॉइंट्स पे खुश होते गए सब। सर सीएम साहब को एक रिपोर्ट भी सही पेश की गई है। फिर यही कह रहा हूँ ना, फिर उसके बाद आता है 12 दिन बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, 12 दिन बाद एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। इतने बड़े सानिए की जहाँ अरबों रुपए का नुकसान हो गया, इतने लोग जल के मर के खत्म हो गए, राख हो गए, जिनकी हड्डियां भी सही तरह से नहीं बची, उनकी 12 दिन बाद एक रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट में भी यही चीज़ की गई, उसको छुपा दिया गया। छुपाने के बाद जो है वो उसके जो कोई की पॉइंट्स थे वो मीडिया के थ्रू जो है वो लीक कर दिए गए मीडिया में, ठीक है। और वो सारा दिन वही चलता रहा, भाई रिपोर्ट तैयार हो गई, इसमें ये था। मैंने भी देखा यार, मैंने बोला भाई रिपोर्ट, मैं जिससे पूछ रहा हूँ रिपोर्ट, वो कह रहा है यार हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का। तो अच्छा भाई, मैंने बोला अगर भाई ये रिपोर्ट है, वाकई में तैयार हुई है, और जितनी बातें अभी तक मीडिया में आई हैं, तो इसमें नई बात क्या थी? फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, इतने बजे फायर ब्रिगेड पहुंची, इतने बजे उन्होंने काम किया, इतनी देर में रीइंफोर्समेंट आई, इतने में सीएफओ पहुंचा, इतने में डीसी पहुंचा, इतने में पानी सर सुना आया। है डीसी साहब सही है, आग लगने से पहले सही है, पहुंच गए थे सुन तो रिपोर्ट लें में। आप कि ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये पहुंचा। अबे भाई मैं इसका क्या करूं? ये तो सारी चीजें हम लोग छाप चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। 10 दिन से मुसलसल यही बातें चल रही हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप में आग लग गई, बच्चों भी खेल रहे थे, वो आग लग गई, ठीक है। वो आग इस तरह फैल गई, वो कंट्रोल नहीं हो सकी, पानी का शॉर्टेज हो गई थी, ट्रैफिक की वजह से हो गई थी, दीवारें नहीं तोड़ी, यूं नहीं कर। ये उस रिपोर्ट में फिर था क्या? और अगर सारी यही नॉर्मल बातें थी तो आपने उसको छुपाया क्यों उसी वक्त? अभी इसमें आपकी क्या प्रोग्रेस थी यार? आपने कौन सा तीर मारा था उस रिपोर्ट के अंदर? उसके अंदर आपने कोई तीर नहीं मारा था, इसलिए तो आपने छुपाई थी। आपने क्या किया? इस दुकान वाले से पूछा, 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 उस दुकान वाले से पूछा, उस दुकान वाले से पूछा, इस फायर ब्रिगेड वाले से पूछा, इससे हाँ पूछा, मवाम सैनी शायद इससे से पूछा, पूछा। इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, पूछा 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 करके लिख दिया बस। तो भाई आप कसूरवार बच्चों को ठहरा नहीं, दिया, कहानी और खत्म। आप नहीं भाई पूछा ना आपने, आपने क्या किया? ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ एविडेंस जाके क्या है यार, आपके पास? मैं भी पूछ सकता हूँ, कोई चलता फिरता आदमी भी पूछ सकता है। पूछने को क्या है? पूछने को तो कोई भी पूछ लेगा। आपने क्या किया? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास 12 दिन से सिर्फ पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ, आप कौन सी दुकान पे? मैं इस दुकान पे काम करता हूँ, मेरी ये शॉप है, मैं इतने साल से ये शॉप चला रहा था, मेरी ये शॉप थी, आग लगी तो एकदम और भगदड़ मच गई, हम लोग भाग रहे थे, हम यूं ये सबने यही बातें करी। उन बच्चों के स्टेटमेंट लिए, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई मेरी दुकान बंद हो गई थी, मैं बराबर वाली दुकान पे चला गया, उस बच्चे के साथ खेल रहा था, माचिस से खेल रहा था, माचिस से आग लग गई। उसकी जो है वो आग लगी, तो आग लगने के बाद वो फैल गई, तो बाकी सब बुझाने की कोशिश करते, नहीं बुझाया। मुझे मेरे अब्बा ने बोला चलो यहाँ से भागो, हम लोग वहां से भाग गए। अभी तो भाई उसने बोला ना, ये आपने उसको क्रॉस चेक वेरीफाई कैसे किया? अब उसने सच बोला, उसने झूठ बोला, या उससे बुलवाया गया, ये कौन साबित करेगा बैठ के? आपको उस रिपोर्ट में ये बताना था कि भाई जो ये बात पिछले 10 दिनों से चल रही है, 12 दिन से चल रही है, हमने हर चीज को क्रॉस चेक किया, हर चीज को वेरीफाई किया। इतनी बातें इसमें से जो मीडिया पे 10 दिन 12 दिन से चल रही थी, और जो स्टेटमेंट सारे आ रहे थे, जो फायर ब्रिगेड के आने के रीजंस लेट हो रहे थे, या फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन था वो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हमने क्रॉस चेक करा, सबको वेरीफाई किया, और ये नतीजा निकला है हर बात का। ये होती है रिपोर्ट। ये थोड़ी होती कि फराज से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, इससे पूछा, सबका लिख दिया। फिर वही जो बिल्डिंग लॉस की बात है, इतने अरसे में ये बिल्डिंग बनी, इसमें इतनी सीढ़ियाँ थी। अबे भाई मैं क्या करूँ, सीढ़ियाँ कितनी थी, उसके अंदर कितने फ्लोर थे, कितनी दुकानें थी, वही सारी बातें 10 दिन से 12 दिन से वो कह कह के थक गए, हम सुन सुन के थक गए, लोगों को याद हो गई है ये वाली बातें। तो इसमें ऐसा क्या था? ना उसमें कोई फॉरेंसिक एविडेंस था, ना उसके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस था जिससे आप साबित कर सकें किसी भी चीज़ को कि ये सारी बातें जितनी भी कही जा रही हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी सच्ची हैं या झूठी हैं, या उसमें कुछ सच्ची हैं या कुछ झूठी हैं। तो जो गुल प्लाजा का और अगर हम आरजे का कंपैरिजन करें, तो उसमें मेजर फर्क जो है वो ये है कि वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं,
और यहाँ पर सब सही सलामत थे, सालिम थे, पूरी बॉडी इंटैक्ट थी। बस बेचारे सफोकेशन से मरे। सफोकेशन क्यों थी? सफोकेशन, अब जो आरजे वाला जो सिलसिला था ना, आरजे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, आरजे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आरजे में वेंटिलेशन का कोई सिलसिला नहीं था। वो बनाया भी तो सर सही है। एसी है फुल। अगर आप सर आप विंडो गिलास लगा सकते हैं ना उसमें, आप अगर आप अब बात आएगी कहाँ पर, जो बिल्डिंग का लेआउट है या उसकी जो ड्राइंग है, जो उसका एलिवेशन है, असल मसला उसका था। आप अगर देखें तो आरजे मॉल की अगर आप फ्रंट का एलिवेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्लास विंडोज नहीं नज़र आएंगे, ना आपको फायर एग्जिट की जो है वो इसके सीढ़ियाँ नज़र आएंगी कुछ भी, वो आपको नज़र आएगी कंक्रीट की वॉल, वो वॉल जिसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकें। एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो ये मसला था कि वो ये थी, उसमें थी, फायर ब्रिगेड पहुंची वहाँ पर, ठीक है, फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसने स्नॉर्कल निकाली। अब स्नॉर्कल निकाल के क्या दीवार के अंदर घुस जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे? मिस्टर इंडिया तो नहीं है ना, वो तो एक मूवी थी, ठीक है। तो वो उनको से सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना क्यों, क्योंकि इस इतनी हीट, एक तो आग, उसकी हीट, फिर स्मोक्स, फिर अंधेरा, उसके अंदर आप फायर फाइटर भी कोई वो थोड़ी है भाई कि कोई माचो मैन है अंदर जाएंगे और निकाल के लेके आ जाएंगे। तो इस सूरत में वो अंदर जाएं और सीढ़ियों के थ्रू जाएं, क्योंकि एलिवेटर लिफ्ट तो ख़त्म हो चुकी हैं, और सीढ़ियों से जाएं, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 फ्लोर के ऊपर जाएं और लोगों को रेस्क्यू कर करके नीचे लेके आएँ, वो तो नहीं है। इस सूरत हाल में स्नॉर्कल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप स्नॉर्कल को लगाते हैं तो वो भी एक लंबी स्टोरी है कि स्नॉर्कल को स्पेस चाहिए, उसके लिए बड़ा अरेंजमेंट होता है, उसमें भी टाइम लगता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसकी भी एक बड़ी कैलकुलेशन है। तो बहरहाल जब उन्होंने स्नॉर्कल लगा भी ली तो वो यूँ दीवार से टकरा गए कि भाई क्या करें अब, कंक्रीट क्योंकि सामने वो था। बेचारे मिस्टर इंडिया की घड़ी भूल गए थे ना ले जाना, इसलिए कंक्रीट की दीवार जो थी वो थी। फिर उसके बाद उन्होंने सजेशन भी दी, जो रिकमेंडेशन, जो रिपोर्ट बनी जो ना, आगे गई नहीं। सही है, नहीं जो आरजे मॉल की इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो भी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रख दी, कहीं छुपा दी गई। बहरहाल जो रिपोर्ट बताती है ना, वो रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो ये, उसमें एक ये जिक्र ये भी है सारी चीज़ों के साथ साथ कि भाई इस कंक्रीट वॉल को रिप्लेस करके यहाँ पर विंडो ग्लासेस लगाए जाएं, ताकि इन केस खुदा ना खास्ता कल को कोई चीज़ हो तो हम वो विंडो गिलास तोड़ के यहाँ आराम से से लोगों रेस्क्यू को कर सके। रेस्क्यू कर सकें, जो कि आज तक नहीं हुआ है। सुना है कि उसकी रिवाइज ड्राइंग के लिए गया हुआ है, वो गया हुआ है और वो गया हुआ है और वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस सूरत में मॉल इंतज़ामिया ने अपने तौर पे छुप छुपा के जैसे तैसे भी दोनों साइडों पे तो गिलास विंडोज लगा ही ली जैसे तैसे, लेकिन फ्रंट का अभी तक फैसला होने वाला है, सोचा जा रहा है उसके लिए कि यार करना है नहीं करना, कैसे करना है, कितनी विंडो लगानी है, किस साइज़ की लगानी है, कैसे लगानी है। तो आप ये देखें कि यार जो आपकी इंतज़ामिया है वो आपसे कितनी सिंसियर है। आप मॉल वाले को बुरा कहते हो, आप फायर ब्रिगेड वाले को बुरा कहते हो, भाई सबसे पहले तो आप उसको पकड़ो जो कि ये जो ड्राइंग्स है वो अप्रूव करता है भाई, वो है असल सबसे पहला जिम्मेदार वो है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज खान साहब। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से गुल प्लाजा आग के साथ खिलवाड़ किया गया है, आम जानों से खिलवाड़ किया गया है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली और उसके साथ साथ अगर हम गुल प्लाजा की जो इंतज़ामिया है उसकी बात कर लें, उसकी नाअहली की वजह से इतना बड़ा सानिया रोनुमा हुआ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।